आज हम लोग इसमें कवर करेंगे 21 मई के इनसाइट के जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं। आपको पीडीएफ इसकी इसी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी और इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। सो टॉपिक्स हमारे कोणार्क सन टेम्पल आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे हिस्ट्री में। एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, प्रधानमंत्री वाया वंदन योजना, स्कीम फॉर द फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज जिसको हम एफएमई बोलते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य मीन्स मछली, इंटरनेशनल टी डे के बारे में, अग्रेप चित्रमग्न, और व्हाट इज़ चाइनाज मे 4th मूवमेंट एंड व्हाट इज़ सोनिक बूम। ये चीज़ें कुछ रिसेंटली न्यूज़ में थी, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला टॉपिक है हमारा कोणार्क सन टेम्पल। ओके, जो मिनिस्ट्री है ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उसने एक कंप्लीट सोलराइजेशन का प्रोजेक्ट लिया है। क्या करेंगे ये लोग? कोणार्क सन टेम्पल आप लोगों को मालूम होगा ओडिशा के अंदर है, कोणार्क टाउन में, एंड कोणार्क टाउन, कोणार्क सन टेम्पल एंड कोणार्क टाउन, इन दोनों को ही सोलराइज करेंगे, यानी कि यहाँ पर सोलर पैनल वगैरह लगाए जाएंगे। तो ये एक स्कीम है। स्कीम एनवाइसेजेस, देखो एनवाइसेजेस वर्ड मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट के अंदर जो पॉलिसीज़ वगैरह बनती है ना, तो उनको एनवाइसेज किया जाता है, मतलब उसकी परिकल्पना की जाती है कि ऐसा वो करेंगे, इसलिए एनवाइसेज वर्ड का यूज़ किया जाता है। ये वर्ड आपको पता होना चाहिए जब भी आप लोग मेंस के आंसर लिखेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस है कि गवर्नमेंट के अंदर एनवाइसेज किया जाता है ना। आप फ्यूचर में इमेजिन करते हो, जैसे लॉकडाउन के अंदर अभी इमेजिन किया था कि हम लोग मिड में तक एकदम हमारा जो ग्राफ होगा वो डाउन आ जाएगा, लेकिन हमारा ग्राफ तो ऊपर ही बढ़ता जा रहा है, हमारे केसेस उल्ट उल्ट ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने जो परिकल्पना की थी, जो हमने एनवाइसेज किया था, उसके विपरीत हो रहा है सब कुछ। वो 10 मेगावाट ग्रिड लगाएंगे जो कि कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट होगा। वेरियस सोलर ऑफ ग्रिड एप्लीकेशंस होंगी, जैसे सोलर ट्रीज़, ये मैं आपको भी दिखाऊंगा फोटो में क्या होते हैं ये। सोलर ड्रिंकिंग वाटर कियोस्क, कियोस्क मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने कभी किसी फेयर में, किसी मेले वगैरह में या फिर किसी इवेंट वगैरह में गए होगे ना, तो एक टेंट सा लगा होता है, तंबू सा, कोन सा बना हुआ होता है, उसके अंदर कोई अपनी शॉप वगैरह ला के खड़े बैठे होते हैं, तो ऊपर जो त्रिकोण सा होता है ना, उसको कियोस्क बोलते हैं। बेसिकली जो स्मॉल स्मॉल टेम्परेरी काउंटर्स लगाए जाते हैं ना, आप कभी किसी एग्जीबिशन में जाते हो, एग्जीबिशन में जो डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स होती हैं वो टेम्परेरी खड़ी जाती हैं, उसको कियोस्क बोला जाता है। ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट्स, बैटरी स्टोरेज वगैरह के बारे में सारी बात करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है ये 100% सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस है, जिसमें 25 करोड़ रुपए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू ये प्रोजेक्ट फाइनेंस किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन जो होगी इसकी वो OREDA करेगा। OREDA है ओडिशा का रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। द स्कीम विल मीट ऑल द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ कोणार्क टाउन विद सोलर एनर्जी। तो ये आप लिख सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन अर्थ का जो एक कुछ कॉन्सेप्ट है, हम लोग ग्रीन अर्थ बनाने की, इकोनॉमी के बारे में, हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में लिख सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं इस टेम्पल के बारे में। कोणार्क सन टेम्पल इंपॉर्टेंट क्यों है? ये 13th सेंचुरी में बना गया था और ये बहुत ही, मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा अभी इसकी। एक जाइजेंटिक चैरियट ऑफ द सन गॉड, चैरियट मतलब रथ, जो सूर्य देव हैं उनका एक रथ के फॉर्म में है ये। इसमें 12 एक्सक्विजिटली ऑर्नामेंटेड व्हील्स हैं जो 7 घोड़े के द्वारा खींचे जाते हैं। तो मंदिर का शेप कुछ ऐसा है कि उसमें 12 पहिए लगे हुए हैं जो रथ के पहिए टाइप के होते हैं, जो कि बहुत बड़े हैं शेप में, और ऑर्नामेंटेड मतलब डेकोरेटेड हैं वो। इसे किंग नरसिम्हा देव वन ने बनाया था, जो कि गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। टेम्पल इज़ इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984। हमारे इंडिया में टोटल 38 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। फॉर इट्स आर्किटेक्चरल ग्रेटनेस एंड ऑल्सो फॉर द सोफिस्टिकेशन एंड अबंडेंस ऑफ स्कल्पचर वर्क, क्योंकि ये कल्चरल हेरिटेज साइट होगी इंडिया की। ओके, ये टेम्पल जो है ये परफेक्ट ब्लेंड है, इसमें कलिंग आर्किटेक्चर है। हेरिटेज के बारे में बात की, एक्जॉटिक बीच, क्योंकि ये पता है ये बिल्कुल कोस्ट के पास है, मैं आपको ये भी मैप में दिखाऊंगा अभी कहाँ पे है ये। It is protected under the National Framework of India by the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains, अमास्र एक्ट 1958 एंड इट्स रूल्स 1959। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये, हालांकि मेंस में भी आप इसको जरूर लिख देना अगर आपका ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है आर्ट एंड कल्चर का। तो कोणार्क जो है थर्ड लिंक है उड़ीसा की गोल्डन ट्रायंगल का। उड़ीसा का एक गोल्डन ट्रायंगल बनता है, ठीक है, ऐसे करके, और ये मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा अभी, ठीक है, कैसे बनता है। पहला लिंक उसमें जगन्नाथपुरी का है, सेकंड लिंक भुवनेश्वर का है, और थर्ड लिंक कोणार्क टेम्पल का है। द टेम्पल वॉज ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोडा, क्योंकि इसका डार्क कलर है और नेविगेशन लैंडमार्क के लिए यूज़ किया जाता था एंशियंट सेलर्स के द्वारा। सिमिलरली जगन्नाथपुरी जो उसको वाइट पगोडा बोलते थे क्योंकि उसके ऊपर वाइट कलर है, ये भी मैं आपको फोटो में भी दिखाऊंगा। It remains a major pilgrimage site for Hindus
हु गैदर हेयर एवरी ईयर फॉर द चंद्रभागा मेला अराउंड द मंथ ऑफ फेबररी। चंद्रभागा मेला कौन सा स्टेट में होता है? उड़ीसा में। कौन से मंथ में? फरवरी के अंदर। किन के लिए होता है? हिंदू पिलग्रिमेजेस के लिए। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ये प्रीलिम्स लिंक के जो क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको ना ये 2 क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, क्योंकि नागरा और बेसारा स्टाइल और फीचर ऑफ कलिंग आर्किटेक्चर ये बहुत लेंथी टॉपिक है। यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा, बहुत हल्का सा हिंट दे दूंगा एक लाइन का। नागरा और वेसारा स्टाइल जो है 3 टाइप के स्टाइल्स होते हैं एक्चुअली, इसमें द्रविडियन भी आता है बीच में। तो ये नॉर्थ के अंदर कौन सा फॉलो होता है, साउथ में कौन सा फॉलो होता है, इसकी शेप वगैरह कैसी होती है, ये सब है। ये आपको ना खुद पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना लंबा टॉपिक है। हमारी फिर वीडियो का जो मोटिव है वो सिर्फ न्यूज़ समझाने का है। इतना डीप में मैं जाऊँगा तो मेरे को पूरा आर्ट एंड कल्चर पढ़ाना पड़ेगा। ये मैं आपको बता दूंगा पहले 2 टॉपिक्स जो हैं। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में हल्का सा जानेंगे, और गंगा डायनेस्टी के कुछ फेमस रूलर्स हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ। देखो फ़ोन में ही सब रिकॉर्ड करता हूँ, तो फ़ोन में ही सब कुछ दिखा दूंगा आप लोगों को मैं। पहले तो ये देखो, ये है हमारा सोलर ट्री जो मैंने आपको भी बताया था ना। इसमें एक्चुअली ओरिजिनल ट्री नहीं है, ये आर्टिफिशियल बनाया जाता है। इसकी शेप ट्री की फॉर्म में दी जाती है, और जो लीव्स वगैरह होते हैं इनके ऊपर ये सोलर पैनल्स लगा देते हैं। तो काइंड ऑफ ए मॉडर्न आर्ट भी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी को भी यूज़ करता है, और ये खूबसूरत भी दिखता है। एक और एग्जांपल ये रहा, देखो सोलर ट्री का। ये आर्टिफिशियल, इसके नीचे लोग बैठ भी सकते हैं, ऊपर प्लेट्स लगी। इट लुक्स लाइक अ ट्री बट इट इज़ एक्चुअली ए सोलर ट्री। हम लोग बात कर रहे थे, फिर मैंने आपको बोला था गंगा डायनेस्टी के कुछ रूलर्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ कुछ रूलर्स के बारे में हल्का सा जान लेते हैं। जैसे कि ये देखिए, मोबाइल से कर रहा हूँ, थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत हो जाती है। 1078 पे गंगा डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी एक्चुअल में। यहाँ से अगर देखो 190 से लेके वज्रहस्त अनियंखम्बिहा, वज्रहस्त अनंत वर्मन, राजा राज देवेंद्र वर्मन, अनंत वर्मन, चोड़ा गंगा देवा, अनंग भीमदेव टू, नरसिंह देव वन, भानुदेव 4, ये सब थे। ये गंगा डायनेस्टी के कुछ रूलर्स थे। आपको इसमें सबके नाम इतने याद रखने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर आता जरूर है एंशियंट हिस्ट्री, लेकिन इतना नहीं आएगा कि आपको इतना कुछ याद करना पड़ेगा। तो उसको बस एक बार देख लिया, दैट्स इट। मैं हिस्ट्री के 1 लाइनर्स करवाऊंगा अभी। प्रीलिम्स से पहले उनको जाने से पहले सुन के चल जाना। 3-4 घंटे में पूरी हिस्ट्री एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न कवर हो जाएगी। उतना ही काफ़ी है प्रीलिम्स के लिए। और ये क्या कहते हैं, मेंस में तो मॉडर्न हिस्ट्री ही आती है हमारी, हमको पता होना चाहिए। ये क्या था? अच्छा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में पढ़ना था ना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो थी, वो कन्वेंशन जो था वो साइन किया गया था 1972 के अंदर, और इसके हेडक्वार्टर जो है पेरिस फ्रांस में है। 193 कंट्रीज़ ने इसको रेटिफाई किया हुआ है। ऑलराइट, इंडिया के अंदर 38 हेरिटेज साइट्स हैं। ये कुछ वर्ल्ड की जो वो सी कंट्रीज हैं, इनके पास 15 और 15 से ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सबसे ज़्यादा चाइना और इटली में है, दोनों में 55। इंडिया यहाँ पर आता है 38 में। ठीक है, देखो एशिया से चाइना और इंडिया, ये 2 ही ऐसी कंट्री है जिनमें बहुत ज़्यादा हेरिटेज साइट्स हैं। उसके अलावा जो कंट्रीज़ हैं मेजरली, वो सारी की सारी यूरोपियन है, इटली, स्पेन, जर्मनी एंड फ्रांस। देखो ये है जगन्नाथपुरी, इसलिए इसको बोलते हैं वाइट पगोड़ा। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना। इसके बाद हम लोग अगर देखते हैं कोणार्क, ये इसकी थोड़ी सी और अच्छी फ़ोटो है जगन्नाथपुरी की। एंड हम लोग बात करते हैं, ये है सन टेम्पल, कोणार्क का सन टेम्पल है। इसको मैं और अच्छी फ़ोटो भी दिखाता हूँ आपको एक। ये देखिए, ये आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सो ये देखिए, ये आपको व्हील्स दिख रहे हैं, ये 12 व्हील्स हैं इसके ऊपर टोटल ऐसे मिला के। एंड दिस इज़ आवर सन टेम्पल। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये क्या होता है? क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है ना, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो पहले इसे समझ लो, अदरवाइज़ ना ये कंफ्यूज करेगा बहुत सारा। जो एमएसएमईज़ होती हैं, आपको पता होगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ होती हैं। ये लोग क्या करते हैं कि ये गवर्नमेंट ने 2006 में एक एक्ट लेके आए थे, जिसके अंडर इन्होंने कुछ कंपनीज़ को, उनकी कुछ कंडीशंस थी कि कोई इतना इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको इस कैटेगरी में डाल देंगे। तो उन्होंने कुछ कंपनीज़ को उसी कैटेगरीज में डाल दिया। इनको क्या फ़ायदा था? इससे क्या होता है कि उन्होंने जीडीपी के लिए फ़ायदा था, इकोनॉमी के लिए फ़ायदा था। इनको क्या करती है गवर्नमेंट, कुछ गारंटी वगैरह प्रोवाइड कर देती है, कुछ लोन वगैरह लेने में आसानी हो जाती है, टैक्स में कुछ रिबेट मिल जाता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो एमएसएमई के अंदर क्या हुआ है ना, कि बहुत बार ऐसा होता है कि क्रेडिट लाइन गारंटी के अंदर कि इनको लोन लेने के लिए ना प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बैंक वगैरह बोलते हैं कि इनके कोलेट्रल की प्रॉब्लम है। किसी के पास ज़मीन जायदाद नहीं होती, कुछ स्टार्टअप वगैरह होता है, ठीक है, उसको कोलेट्रल देने में दिक्कत की। कोलेट्रल मतलब जो गिरवी रखना पड़ता है, क्योंकि लोन तो गिरवी रखने पर मिलेगा। तो गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी, ये क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसमें सरकार ने बोला कि बैंकों की आपको इनको लोन देना है और उसकी गारंटी हम लेंगे।
उसमें डिसाइड ये हुआ था कि बैंक जो है वो गवर्नमेंट जो है 75% लोन रिपेमेंट की गारंटी लेती है कि जस्ट इन केस अगर ये स्टार्टअप या फिर ये एंटरप्राइज अपना पैसा रिटर्न नहीं कर पाया तो 75% हम लोग रिटर्न करेंगे। उसमें 10% का मार्जिन जो था वो इसको जो स्टार्टअप का ओनर था, जो कस्टमर था, उसको देना पड़ा, तो टोटल हो गया 85। अब फिर बैंकों ने ये बोला कि भैया 85 तो हो गया लेकिन अभी भी 15% जो है ये रह गया है, तो 15% की कुछ सिक्योरिटी वगैरह जो थी वो जो कंज्यूमर जो होता है वही उसको मैनेज करता है। तो इस तरीके से बैंक्स के थ्रू आसानी से क्रेडिट लाइन मिल जाता है, यानी कि फंडिंग मिल जाती है एंटरप्राइजेस को, स्टार्टअप्स वगैरह को, बिजनेस वगैरह को। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसकी एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज कर दी थी। और मुद्रा बोरोवर क्या होते हैं? मुद्रा बोरोवर वो होते हैं जो लेस देन 10 लाख का लोन लेते हैं, ठीक है, बैंक वगैरह से, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए। नॉन फार्मिंग जो इनकम एक्टिविटीज़ होती है ना, स्मॉल एक्टिविटीज़, उनके लिए इनको बैंक से लोन मिल जाता है। तो ये सस्ते पे मिल जाता है, यानी कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना वो बहुत कम होता है। गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है कि इन लोगों की जो पहले 85% थी, 75% गारंटी वगैरह थी ना, गवर्नमेंट ने अभी क्या कर दिया है कि इन लोगों की जो ये गारंटी है ना, ये 100% कर दी है। क्योंकि इमरजेंसी का टाइम है ना, कोविड 19 का टाइम चल रहा है, पैंडेमिक का। तो इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने 100% गारंटी कवरेज दे दी है कि आप इनको लोन दो, जस्ट इन केस कोई रिपेमेंट नहीं हो पाती तो सरकार उसके लिए पैसा देगी। तो इसके लिए सरकार ने एक प्रॉपर फंड जो है वो एलोकेट किया है। ये गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी, GECL की फैसिलिटी के अंडर, यानी कि ये फैसिलिटी जो है ना, ये जो फैसिलिटी है GECL की, इसके अंडर इसकी रिपेमेंट होगी, ठीक है। जो स्कीम है ये एप्लीकेबल किसके लिए है? लोन सैंक्शंस अंडर GECL फैसिलिटी ड्यूरिंग द पीरियड, जिस दिन से अनाउंसमेंट हुआ है GECL फैसिलिटी का तब से लेके और 31/10/2020 तक के लिए, तब तक जो लोन सैंक्शन होंगे उनका रिपेमेंट की बात है। टेनोर, ये टेनोर उन्होंने गलत लिखा है, TENURE आएगा यहाँ पर। ये लोन का जो टेन्योर है 4 साल तक का है, विद ए मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 1 ईयर। मोरेटोरियम पीरियड वो होता है कि जब आपको कोई भी आपको लोन वगैरह लिया होता है उसका EMI जो होता है वो उसका बीच में नहीं पे करना पड़ता, यानी कि तो 1 साल तक के लिए आपको इसका EMI पे नहीं करना पड़ेगा, उसे मोरेटोरियम पीरियड बोलते हैं। कोई गारंटी फ़ी नहीं लगेगी इसके अंदर। ऐसा भी होता है कि कभी कभी सरकार बोलती है कि हम आपकी पूरी गारंटी ले रहे हैं तो हमको आप कुछ फ़ीस दो, ये जो NCGTC वगैरह होते हैं, ठीक है। तो NCGTC क्या है मैंने आपको बताया नहीं होगा, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। ये गवर्नमेंट का ही एक कंपनी है जो आपको लोन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। तो इन्होंने कहा कि हम आपकी गारंटी लेंगे और गारंटी के लिए हम लोग कोई फ़ीस भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट्स होंगे ना इस स्कीम के अंदर, उनको फिक्स कर दिया जाएगा। बैंक से लोगे तो 9.25% होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोगे तो, अच्छा, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोनों से लोगे तो 9.25% होगा, NBFC से लोगे तो 14% का इंटरेस्ट लगेगा आपको। इसके बेनिफिट क्या होंगे? इससे क्या होगा कि जो कोविड-19 के कारण जितना डिस्ट्रेस हो रहा है ना सोसाइटी के अंदर, लोगों को अपने बिजनेस वगैरह रन करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको थोड़ा मिटिगेट किया जाएगा। मिटिगेट मतलब किसी भी गंभीरता को कम करना। स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड क्रेडिट लाइन टू द सेक्टर एट अ लो कॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है। देयर बाय इनेबलिंग MSMEs टू मीट देयर ऑपरेशन लाइबिलिटीज़ एंड रीस्टार्ट देयर बिजनेस। अब उन लोगों के पास ये होगा कि उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो लोन ले पाएंगे ईजिली, तो बिजनेस को रीस्टार्ट करने में हेल्प मिलेगी। By supporting MSMEs to continue functioning during the current unprecedented situation, scheme is also expected to have a positive impact on the economy and support its revival. अनप्रेसिडेंटेड का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है कि कोई अभूतपूर्व घटना, अभूतपूर्व इंसिडेंट, यानी कि जैसे लॉकडाउन है, पहले इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया पूरा का पूरा लॉकडाउन में आ गया हो, इवन पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन में आ गया था मोस्टली, ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं। तो एक अनप्रेसिडेंटेड एक्टिविटी है ये, इंसिडेंट है, इवेंट है। ऐसे टाइम पर इकॉनमी वगैरह को दोबारा से रिवाइव करने में इस तरह की गारंटी स्कीम्स जो हैं वो बहुत हेल्प करेंगी। फिर ये क्वेश्चन पूछता है क्लासिफिकेशन करो MSME की जो ओल्ड डेफिनेशन है, नई डेफिनेशन, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। कंट्रीब्यूशन क्या है MSME का GDP के लिए? देखो MSMEs जो है ना 45% जो इंडिया का टोटल एम्प्लॉयमेंट है ना, इंडस्ट्री वाला 45% इंडिया का इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट ये MSME के थ्रू होता है। ये आप नोट डाउन कर लेना आपके पास अगर नहीं है कहीं पे मेंशन तो। 50% इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है ना, इंडिया का एक्सपोर्ट, वो MSME के थ्रू होता है, ठीक है। 95% इंडिया की जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है ना वो इसके अंडर कवर होती है। इंडिया की इंडस्ट्रियल यूनिट्स 95% जो हैं वो इसके अंडर आती हैं। प्लस में 6000 प्लस 6000 प्लस टाइप्स के प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं MSME के अंदर। तो ये कंट्रीब्यूशन है हमारे MSME का GDP के लिए।
NBFC क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। GECL फैसिलिटी हमने आपको ऊपर बता ही दिया है एग्जैक्टली पूरा का पूरा। NCGTC वो कंपनी होती है जो ये गारंटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो मैं एक बार आप लोगों को MSME की न्यू डेफिनेशन और ये दिखा देता हूँ। ये देखो, पहले क्या था, जब 2006 के अंदर ये प्लान आया था तो इनको दो कैटेगरी में बांटा गया था। एक तो वो एंटरप्राइजेज जो मैन्युफैक्चर करते हैं कुछ, और एक वो एंटरप्राइजेज जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। देखो मैन्युफैक्चर वाले को ज़्यादा पैसा चाहिए होता है क्योंकि उनको मशीन वगैरह बहुत हैवी सेटअप करनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि जिसकी इन्वेस्टमेंट 25 लाख और उससे कम तक की होगी वो सारे के सारे माइक्रो में आ जाएंगी। स्मॉल में वो आएंगे जो 25 लाख से 5 करोड़ तक के होंगे, ठीक है। और मीडियम उनको बोलेंगे जो 5 करोड़ से 10 करोड़ तक की इसमें इन्वेस्टमेंट होती है। सर्विस में थोड़ा पैसा कम लगता है तो लिमिट थोड़ी सी कम थी, 10 लाख तक की थी माइक्रो के लिए, 2 करोड़ की तक की थी स्मॉल के लिए, और 5 करोड़ तक की थी मीडियम के लिए। बीच में एक प्रपोजल ये भी आया था कि खाली उसकी बात मत करो, इन्वेस्टमेंट की टर्नओवर की भी बात करो, कि कुछ कंपनीज ऐसी थी जो अपना इन्वेस्टमेंट कम दिखाती थी लेकिन उनका टर्नओवर बहुत अच्छा होता था, वो मीडियम के अंदर फॉल करके फ़ायदा उठा रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ एक टर्नओवर की भी कैटेगरी डाल दी थी लेकिन वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया, ठीक है। अब जो ये फिलहाल जो रिलीफ पैकेज आया इसमें इन्होंने MSME की डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। इससे बेनिफिट क्या है, ज़्यादा कंपनीज जो है MSME के अंडर आ जाएंगी, अब तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। पहले एक चीज़ उन्होंने इंपॉर्टेंट किया कि इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों को एक कर दिया, मर्ज कर दिया है। पहले अलग अलग थे, अब इन्होंने मर्ज कर दिया है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि इन्वेस्टमेंट अगर आपका 1 करोड़ तक का है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक के से कम का है तो आप माइक्रो में हो। इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का है और टर्नओवर 50 करोड़ तक का है तो आप स्मॉल में हो। और मीडियम में आप तब होगे जब आपका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ का है और आपका टर्नओवर अगर 100 करोड़ तक का है। तो ये नई डेफिनेशन इन्होंने दी है। हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, NBFC क्या होता है। ये जो होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, ठीक है। ये कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर होती हैं जो कि 1956 का है। RBI के अंदर ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अमेंडमेंट एक्ट था 1997 का, उसके अंडर रजिस्टर्ड है, ऑलराइट। ये होती क्या है, ये देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इज़ NBFC, ठीक है। और इट हैज़ अ प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ रिसीविंग डिपॉजिट्स अंडर एनी स्कीम और एन अरेंजमेंट और लैंडिंग इन एनी मैनर अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नोटिफाइड बाय ऑफिशियल गैजेट। अगर आपको शेयर वगैरह खरीदने हैं, बॉन्ड्स वगैरह लेने हैं, डिबेंचर्स की बात करनी है, ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए, इन सब के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी होती हैं। ये बैंकिंग की तरह नहीं होती है लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज़ इसके अंदर बैंकिंग की होती है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का टॉपिक। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ना, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था ना तो मुझे लगा कि इसके अंदर मैं इसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा जितना ये एक चैनल है, मेरे को उसकी वीडियो मिली है, मैं वीडियो इसमें अभी प्ले कर देता हूँ। तो क्रेडिट मैं इस एक्सप्लेनेशन का उनको दूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि उस बंदे ने ना इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये मेरा ही चैनल हो सकता है, मैं डबल चैनल चला रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यूट्यूब पे जब सर्च कर रहा था उसके बारे में और बेटर डिटेल्स लेने के लिए तो मुझे वो चैनल मिल गया और उस वीडियो को मैंने देखा कि बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है। तो ये वाला पार्ट आप उस एक्सप्लेनेशन से देखिए। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी एक्सप्लेन करे मेरे चैनल पे, मैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ, बट द पॉइंट इज़ कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इवन ये जो प्रीलिम्स के जो लिंक है ना नीचे इसके अंदर, ये सारे भी उसी एक्सप्लेनेशन में कवर हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और इसके अगली जो स्कीम है, अगला जो न्यूज़ है, ये मैं इसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ वीडियो के जस्ट खत्म होने के बाद। तो इस वीडियो को आप देखिए अभी। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को मार्च 2023 यानी कि 2023 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। जो अभी फिलहाल आप लोगों को इसमें गारंटीड जो रिटर्न की और इस इन्वेस्टमेंट में या फिर कह लीजिए कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में आने का यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि इसमें फिक्स्ड और गारंटीड इंटरेस्ट रेट या फिर कह लीजिए रिटर्न मिलता है। इसमें अभी आप लोगों को 7.4% के आसपास का रिटर्न दिया जा रहा है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से सालाना फिक्स्ड किया जाता है। इसमें चेंजेस भी किए जाते हैं। इसमें अभी आप लोगों को 8 से लेकर के 8.85% तक के बीच की ब्याज दरें मिल रही थी, लेकिन इसे एक्सटेंड किया गया है तो 7.4% तक का किया गया है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरी डिटेल दूंगा कि आप लोग किस तरह से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किनको अप्लाई करना चाहिए, टैक्स बेनिफिट क्या है। अगर ये बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की तो ये एक पॉलिसी है, तो इसमें सरेंडर वैल्यू कितनी है, लोन बेनिफिट किस तरह से मिलता है, डेथ बेनिफिट क्या है, आप लोगों का जो पेंशन क्रिएट करेगा मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, वो किस तरह से क्रिएट होगा, ये सब कुछ मैं आप लोगों को एग्जांपल से बताऊंगा।
तो आप लोगों को वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है और दूसरों के साथ भी शेयर करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो किन लोगों के लिए है। अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं, अगर वो सीनियर सिटीजन्स हैं, लाइक अगर वो 60 साल या फिर उससे ज़्यादा के एज के हैं, तो कोई भी सीनियर सिटीजन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इस पॉलिसी को ले सकता है। आप अपने माता पिता को खरीद करके दे सकते हैं ये पॉलिसी और टैक्स क्लेम भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं द इनर फीबर चैनल और मैं हूं रवि। आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इनर फीबर चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहले प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है क्या? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को गाइस 2017 में शुरू किया गया था। ये ध्यान में रख करके जो भी लोग रिटायर्ड होकर के आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके पास कुछ एक लमसम अमाउंट होता है, तो वो लमसम अमाउंट वो बैंक में रखते हैं या फिर फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, लेकिन उनको अच्छा रिटर्न वहां से नहीं मिलता। तो इस तरह की स्कीम जो है, इस तरह की योजनाएं हैं, इस तरह की जो पॉलिसीज हैं, उनका पैसा भी सिक्योर रखती हैं प्लस गारंटीड रिटर्न भी देती हैं। तो अभी फिलहाल आप लोगों को 7.4% का ब्याज मिल रहा है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में। और इस योजना में या फिर कह लीजिए इस पॉलिसी में अगर आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैक्सिमम 10 साल के लिए आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये पॉलिसी 10 साल के लिए बनी ही है। और इसमें आप लोगों का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो आप लोगों के टेनर के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। लाइक आप लोग जिस भी तरह का पेंशन चूज करते हैं, लाइक मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली या फिर ईयरली, आप लोग जो भी पे आउट लेना चाहते हैं तो उसके हिसाब से अलग अलग है मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट भी। लाइक अगर आप मंथली पे आउट लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप क्वार्टरली यानी कि तिमाही पे पेमेंट लेना चाहते हैं, पेंशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको 1,49,000 के आसपास का अमाउंट मिनिमम होगा, इससे खरीदना होगा। अगर आप छमाही पे लेना चाहते हैं, हाफ ईयरली पे लेना चाहते हैं, तो 147,000 के आसपास का अमाउंट आप लोगों को इस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मिनिमम की बात कर रहा हूं, ठीक है। और मैक्सिमम की बात करते हैं तो इसी तरह से आप लोगों का मैक्सिमम में भी है। अगर आप लोग मैक्सिमम अमाउंट करते हैं तो 15 लाख रुपए मंथली के लिए और तिमाही के लिए आप लोगों का उसी तरह से डिफरेंट है। उसी तरह से छमाही के लिए, उसी तरह से सालाना के लिए आप लोगों को स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है कि किस तरह के डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं इसमें मिनिमम पेंशन की और मैक्सिमम पेंशन जनरेट करने की, तो अभी जो फिलहाल में नया सर्कुलर जारी हुआ है वो है मिनिमम 1,000 रुपए तक की आप लोग पेंशन क्रिएट कर सकते हैं, महीने का चूज करते हैं तो, ठीक है। अगर आप लोग तिमाही का चूज करते हैं तो 3,000 रुपए, अगर आप लोग छमाही का चूज करते हैं तो मिनिमम 6,000 की पेंशन होनी चाहिए। अगर आप लोग सालाना का चूज करते हैं तो मिनिमम 12,000 का पेंशन होना चाहिए, ठीक है। और उसी तरह से आप लोग मैक्सिमम करेंगे तो 10 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप लोगों का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेंशन निकल करके आ जाएगी। जैसे कि अगर आप लोग मैक्सिमम पेंशन लेना चाहते हैं महीने में तो 10,000 रुपए, तिमाही पे उससे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह से आप लोग अगर आएंगे 12वें महीने में यानी कि सालाना लेना चाहते हैं तो 1,20,000 रुपए आप लोग मंथली मैक्सिमम पेंशन, ईयरली मैक्सिमम पेंशन निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल ये है पूरी स्कीम की डिटेल और इस तरह से काम करती है। अब चलिए बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। बेनिफिट्स में डेथ बेनिफिट आता है, टैक्स बेनिफिट आता है, सरेंडर वगैरह आती है, लोन बेनिफिट्स आते हैं। तो इनमें आप लोगों को कितना अमाउंट मिलता है, फिर हम लोग लास्ट में कैलकुलेशन करते हैं कि आप लोग अगर इसका मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं इसमें या फिर पॉलिसी को लेते हैं तो कितना अमाउंट आप लोगों का बनता है। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि आप लोगों का मेच्योरिटी बेनिफिट किस तरह से है। तो जो भी आप लोग अगर चूज करना चाहते हैं कि आपका मेच्योरिटी पे आप लोगों को पैसा मिले सारा, ठीक है, आप लोगों का जो भी इंटरेस्ट बन रहा है और जो भी आप लोगों का मूलधन है, जैसे कि आप लोगों ने 15 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो 15 लाख रुपए प्लस जो आप लोगों का प्रेजेंट में इंटरेस्ट रेट है 7.4% पे, वो कंपाउंड होते हुए आप लोगों को मैच्योरिटी पे मिल जाएगा 10वें साल पे, ठीक है। अगर आप लोग महीने का चूज करते हैं तो आप लोग अगर 15 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो आप लोगों का सालाना ब्याज बनता है लगभग 1,11,000 के आसपास का बनेगा, ठीक है। 1,11,000 को डिवाइड करेंगे 12 से तो आपको महीने का जो पेंशन बनेगा वो ऑलमोस्ट 1,000 रुपए आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। तो इस तरह से आप लोगों को कैलकुलेशन बनेगा। उसी तरह से तिमाही आधार पे भी, उसी तरह से छमाही आधार पे भी चूज करते हैं, उसी तरह से सालाना आधार पे भी। तो इस तरह से आपका पेंशन क्रिएट होगा। और अगर अब हम लोग बात करते हैं सरेंडर की, तो सरेंडर अगर आप लोग किसी कारणवश करते हैं, लाइक अगर पॉलिसी होल्डर की किसी तरह से मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो और या फिर इस तरह से कोई चीजें हैं जहां पे उसको पैसे की जरूरत है,
तो वो लगभग 98% अमाउंट सरेंडर वैल्यू क्रिएट कर सकता है। यानी कि अगर आप लोगों ने 10 लाख रुपए अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो 9,80,000 रुपए तक का अमाउंट आप लोगों को सरेंडर वैल्यू पे मिल जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों कि यहाँ पे अगर डेथ बेनिफिट होती है, डेथ बेनिफिट जैसे कि मान लीजिए कि पॉलिसी होल्डर ने, जिसने भी ए ने पॉलिसी खरीदी और 10 साल की पॉलिसी ली है, 6 साल तक चलाई, 7वें साल में एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है या फिर किसी भी तरह से, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, लाइक 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप लोगों ने जिसको भी नॉमिनी बनाया है या फिर कह लीजिए आपके स्पाउस को, वो सारा का सारा पैसा दे दिया जाएगा। इसमें आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा, केवल मूलधन जो बना हुआ है वही आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा अगर वो क्लेम करते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों लोन बेनिफिट। अगर आप लोगों ने मान लीजिए 10 लाख रुपए की पॉलिसी खरीदी है और बाई चांस आप लोगों का घर लेने का प्लान है, तो आप लोग सबसे पहले तो 3 साल पॉलिसी के साथ बने रहेंगे, तभी आपको लोन भी मिलेगा। तो आप लोगों का जो भी पॉलिसी होगी, मान लीजिए आप लोगों ने मैच्योरिटी पे अमाउंट निकालना है सारा, आपने पेंशन वगैरह की नहीं चूज की है, तो जो भी आपका मैच्योरिटी बनता है उसका 75% तक का अमाउंट आप लोग लोन के रूप में ले सकते हैं। वहीं पे अगर आप लोग पेंशन क्रिएट कर रहे हैं महीने का, तिमाही का, छमाही का, सालाना का, तो आप लोगों का जो भी मूलधन है या फिर जो भी पॉलिसी खरीदने में आप लोगों ने पैसे खर्च किए हैं, उस पे आप लोग 75% तक का लोन मिल जाएगा। यानी कि अगर आप लोगों ने 10 लाख रुपए का लोन 10 लाख रुपए की पॉलिसी खरीदी है, तो आप लोगों को 7,50,000 रुपए तक का लोन मिल जाएगा, जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये है पूरी पॉलिसी की डिटेल और इस तरह से काम करती है। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं कि किनको इस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो देखिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना अगर हम लोग देखते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट से या फिर कह लीजिए एज अ पॉलिसी, तो ये एक तरह से पॉलिसी है नहीं, ठीक है, बस एक LIC की तरफ से है, तो इसे आप पॉलिसी समझ सकते हैं। तो अगर आप अपने एक 7.5%, 7.4% तक के इस एवरेज इंटरेस्ट में, अगर हम फिक्स्ड इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो ये एक काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। अगर आप लोग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की तरफ जाते हैं, तो वो भी इस तरह के इंटरेस्ट रेट्स आप लोगों को ऑफर दे रहा है। बाकी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी गवर्नमेंट चेंजेस करती है, इसमें भी गवर्नमेंट चेंजेस करती है। तो बहरहाल दोनों स्कीम बेहतरीन है, दोनों इन्वेस्टमेंट सीनियर सिटीजन के लिए बेहतरीन है। और ये भी क्वेश्चन रहता है कई लोगों की, क्या हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना दोनों साथ में ले सकते हैं? तो जी हाँ, आप दोनों ही ले सकते हैं। दोनों में 15-15 लाख रुपए अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने पेंशन को और बड़ा बना सकते हैं, अपने अमाउंट को और बड़ा बना सकते हैं। लाइक कई लोग 50-50 लाख रुपए लेकर के रिटायर्ड होते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए और अच्छी पेंशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इतना जो भी मैंने आप लोगों को बताया है, इसमें से किसी भी तरह का आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोग मुझे आकर के सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली इनबॉक्स में मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं कि आप लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे और किस तरह से टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की यानी कि LIC की ऑफिशियल ऑनलाइन वेबसाइट पे भी जाकर के आप लोग इसको खरीद सकते हैं डायरेक्टली। आप लोगों को स्टेप बगल में लिखे हुए आ रहे हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए और देख लीजिए कि क्या क्या स्टेप आते हैं, ठीक है, आप उनको ऑनलाइन जाकर के भी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, आप लोग अपने कोई भी नजदीकी LIC की ब्रांचेस में विजिट करके प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का ऑफिशियल फॉर्म भर करके ये पॉलिसी खरीद सकते हैं, ठीक है। दोनों ही इजी माध्यम है, दोनों में से जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन जाकर के लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी जाकर के ले सकते हैं, अगर ऑनलाइन चाहते हैं तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो फाइनली बात आती है टैक्स बेनिफिट की। तो टैक्स बेनिफिट्स की बात करते हैं तो इसमें 1.5 लाख रुपए तक आप लोग ATC के अंतर्गत टैक्स क्लेम कर सकते हैं, यानी कि टैक्स छूट ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट का। तो यह है पूरी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की डिटेल। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दूसरों की भी हेल्प कीजिए उनके साथ शेयर करके, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं और बेल आइकन क्लिक करेंगे तो उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत आ सकेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो जाए। ऑलराइट, मुझे लगता है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम बात कर लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है स्कीम फॉर द फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। फॉर्मलाइज करना है, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड है, इनफॉर्मल चल रहा है अभी तक, इसको फॉर्मलाइज करेंगे हम। किस चीज़ की बात की जा रही है देखते हैं। यूनियन कैबिनेट ने अपना अप्रूवल दे दिया है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एक, स्कीम फॉर द फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ऑल इंडिया बेसिस है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे ये आपको याद रखने होंगे, क्योंकि स्कीम आ सकती है और प्रीलिम्स भी आ सकती है, मेंस में भी आ सकता है।
इंक्रीज़ इन एक्सेस टू फाइनेंस बाय माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, यानी कि उन लोगों को फाइनेंस में बहुत हेल्प मिलने वाली है। रिवेन्यूज़ जनरेट करने में हेल्प मिलेगी, वहाँ पर इंक्रीमेंट होगा। एनहेंस्ड कंप्लायंस विद फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, जब आप फॉर्मलाइज करोगे तो आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने पड़ेंगे, जिसके कारण फूड क्वालिटी इंप्रूव होगी। स्ट्रेंथिंग द कैपेसिटी ऑफ सपोर्ट सिस्टम, जब आप सपोर्ट सिस्टम यानी कि जब आपकी फॉर्मलाइजेशन होगी तो आपकी गवर्नमेंट के साथ लिंकिंग होगी, आपके दूसरों सिस्टम्स के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। ट्रांजिशन फ्रॉम ऑर्गेनाइज टू द फॉर्मल सेक्टर, जिसके आपको बेनिफिट क्या होंगे। देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ना इवन ई कॉमर्स भी ढंग से अप्रोच नहीं कर पाता है, लेकिन जब आप फॉर्मल हो जाते हो तो ई कॉमर्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, मिंत्रा, ये भी आपको ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। स्पेशल फोकस होगा इसका विमेन एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वो हैं जो चाहते हैं कि उनका फॉर्मलाइजेशन हो, उनको और इंक्रीमेंट हो उनके फाइनेंस के अंदर, लेकिन वो एक्सेस नहीं कर पाते, तो उनको हेल्प मिलेगी। एनकरेज वेस्ट टू वेल्थ एक्टिविटीज़, फूड प्रोसेसिंग के अंदर बहुत सारा वेस्ट जाता है, तो उसको किस तरीके से हम मोल्ड करके यूटिलाइज़ करें ताकि उससे वेल्थ एक्टिविटीज़ जनरेट की जा सके। माइनर फूड जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है ट्राइबल एरिया का, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ध्यान रहे, उसको ध्यान में रख के काम किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है ना, अप्रोच नहीं है जनरल पब्लिक का, ट्राइबल एरिया में इतना अप्रोच नहीं होता, तो पता नहीं होता वहाँ पे क्या कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, और वो लोग भी बहुत कम आ पाते हैं, लिमिटेड है उनकी अप्रोच पब्लिक के साथ। तो इस स्कीम के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। पहली बात तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखो मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा करता हूँ। दो टाइप की स्कीम्स होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली सेक्टर स्कीम। सेंट्री स्पॉन्सर के अंदर मतलब सेंटर ने स्पॉन्सर किया है, कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पर ये इन्होंने इस वाली स्कीम में किया है 60-40, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, 70-30 भी हो सकता है, 50-50 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बस ये रहेगा हमेशा जो मैक्सिमम वाला अमाउंट होगा वो सेंटर पे करेगा। दूसरी तरफ होती है सेंट्री सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है कि सारा का सारा जो अमाउंट होता है वो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है, और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एजेंसी होती है वो पे करती है। स्पॉन्सर में ये लोग थोड़ा सा पैसा देते हैं, लेकिन जो लार्जर अमाउंट होगा वो सेंटर की तरफ से आएगा। स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, यहाँ पर स्टेट, लेकिन सेंटर सेक्टर के अंदर इम्प्लीमेंट कौन करता है, सेंटर गवर्नमेंट ही करती है कंप्लीट। 2 लाख के आसपास जो, कहाँ उड़ जाता है ये बार बार, हाँ, 2 लाख के आसपास माइक्रो एंटरप्राइजेज़ हैं, उनको असिस्टेंस मिलेगी किसमें, क्रेडिट लिंक सब्सिडी में। माइक्रो एंटरप्राइजेज़ को मिलेगी क्रेडिट लिंक सब्सिडी 35% के एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर, इसकी सेलिंग होगी 10 लाख रुपए तक की। क्रेडिट लिंक सब्सिडी का सब्सिडी तो आप समझते होंगे, आजकल एलपीजी वगैरह में भी बहुत मिलती है। क्रेडिट लिंक मिलेगा यानी कि उन लोगों को फंडिंग भी मिल सकती है, उन लोगों को लोन वगैरह लेने में आसानी होगी, उन लोगों की ऐसा जो इन्वेस्टमेंट होगी वो ईजी हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मलाइज किया जा रहा है सेक्टर को। अनफॉर्मलाइज के अंदर क्या होता है कि दिक्कत होती है कि गारंटी की दिक्कत होती है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने फंडिंग दिया, आपने लोन दिया, तो रिटर्न कहाँ से आएगा। लेकिन जब आप फॉर्मलाइज हो जाओगे तो आपको क्रेडिट मिलना ईजी हो जाएगा। बेनिफिशियरी कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी मिनिमम 10% बैलेंस फ्रॉम लोन, जो भी लोन का 10% होगा वो एक बेनिफिशियरी कॉन्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएगा। सीड कैपिटल जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हैं वो 4 लाख जाएगी पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर, और जो लोन्स होंगे मेंबर्स को, वर्किंग कैपिटल को और स्मॉल टूल्स को। स्कीम जो है वो 5 साल के लिए इम्प्लीमेंट की जाएगी, ठीक है। नई स्कीम है, इसी साल आई है, तो इसके बारे में न्यू वो एग्ज़ाम में आना एक बहुत हाई चांसेस होते हैं। 2020-21 से लेकर 2024-25 तक। क्लस्टर अप्रोच क्या है, फोकस ऑन पेरिशेबल। पेरिशेबल क्या होते हैं, वो फूड आइटम्स जो जल्दी डिके होने के जिनके चांसेस होते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म क्या है। स्कीम को मॉनिटर करेंगे सेंटर पे IMEC, इंटर मिनिस्ट्रियल एम्पावर्ड कमेटी, जो कि किसकी चेयरमैनशिप में होगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर है, जो कि कौन है, हरसिमरत कौर बादल, उनकी चेयरमैनशिप में होगा ये। स्टेट लेवल के ऊपर और ये यूनियन टेरिटरी के लेवल के ऊपर एक कमेटी बनाई जाएगी, इसमें चीफ सेक्रेटरी होंगे, वो उसको मॉनिटर करेंगे, किसी को सैंक्शनिंग करनी है, रिकमेंडेशन करनी है, जो भी कुछ करना होता है, कोई भी नई यूनिट सेटअप करनी है, प्रीवियस वाले का एक्सपेंशन करना है, तो कौन करेगा स्टेट लेवल पे, चीफ सेक्रेटरी। सॉरी। स्टेट और यूटीज़ एक एनुअल एक्शन प्लान प्रिपेयर करेंगे, एनुअल मतलब साल का, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी इन स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, और इसको अप्रूवमेंट मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। फिर थर्ड पार्टी का इवैल्यूएशन भी होगा कि भाई बीच में कोई धांधलीबाजी तो नहीं हो रही है। एक रिव्यू मैकेनिज्म होगा जो कि टाइम पे इसको रिव्यू करेगा, रिपोर्ट बनाएगा। नेशनल लेवल पोर्टल बनाया जाएगा वेयर एप्लीकेंट्स इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कुड अप्लाई टू पार्टिसिपेट इन द स्कीम। जो लोग जैसे MSME के लिए भी क्या है ना कि आपको उसमें उसका पार्ट बनना है तो आपको रजिस्टर करना पड़ता है, तो एक नेशनल पोर्टल बन जाता है, या कि इंडिया का कोई भी इंसान किसी भी स्कीम के अंदर रजिस्टर करना चाहता है तो उस नेशनल पोर्टल के थ्रू रजिस्टर कर सकता है। बेनिफिट्स क्या होंगे, कुछ 8 लाख के आसपास माइक्रो एंटरप्राइजेज़ हैं
जिनको एक्सेस मिलेगा इन्फॉर्मेशन का, बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा और उनका फॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। फॉर्मलाइजेशन वगैरह के बेनिफिट देखो जनरली यही होते हैं, आपको लोन वगैरह लेने में आसानी हो जाती है, ठीक है। आप रजिस्टर हो जाते हो तो आपकी, और अनऑर्गेनाइज जो होता है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है, आपको ई कॉमर्स से सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। अमेज़ॉन वगैरह हो गया, फ्लिपकार्ट, इनका एक्सेस आप तक हो जाता है। फिर आपकी एक ट्रस्ट वर्दी ब्रांच बन जाती है कि आपका मतलब जो भी आपका एंटरप्राइज़ है ना, उस पर एक ट्रस्ट आ जाता है क्योंकि आप गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो चुके हो। फॉर्मलाइज करने में हेल्प करेगा, ग्रो करने में, कॉम्पिटिटिव बनाएगा, बिल्कुल सही बात है। और एक्सपेक्टेड है कि 9 लाख स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स हैं वो भी हम लोग डेवलप करेंगे, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। देखो ये आप पॉइंट ऐड कर सकते हो अगर आप इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन बनता है कि कोविड-19 के कारण इतनी सारी जॉब लॉसेज है, उसकी रिकवरी कैसे होगी, तो आप ये बता सकते हो कि ये एक स्कीम आई है नई, इसके अंडर एक्सपेक्टेड है कि इतनी सारी जॉब्स आएंगी। स्कीम एनवाइसेज मतलब फिर से वही परिकल्पना की जा रही है कि इंक्रीज एक्सेस टू क्रेडिट बाय एग्जिस्टिंग, और जो नए लोग होंगे, जो नए एंटरप्रेन्योर्स आएंगे इस फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज में, विमेन एंटरप्रेन्योर्स होंगे और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के जो होंगे, एक्सपेक्टेड है कि ज़्यादा क्रेडिट उनको मिले के चांसेस हैं, उनका एक्सेस भी बढ़ जाएगा। बेटर ऑर्गेनाइजेशन होगा इनका ऑर्गेनाइज मार्केट के साथ, वही इसका सबसे बड़ा हिंट होता है ये ई कॉमर्स। इंक्रीज एक्सेस टू कॉमन सर्विस जैसे कि ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग, इन सब के बारे में इनको पता चलेगा। हमको इस स्कीम की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारे पास 25 लाख अनरजिस्टर्ड फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज हैं। ये वाला पॉइंट नोट कर लो भाई, बफर पॉइंट है, फैक्ट है पूरा का पूरा। 25 लाख अनरजिस्टर्ड है, उसमें से 98% जो है वो अनऑर्गेनाइज है, इनफॉर्मल है, उसमें से 66% रूरल एरिया में है, 80% उसमें से फैमिली बेस्ड एंटरप्राइज है। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, कहीं छुपा के रख लो इसको, ठीक है। दिस सेक्टर फेसेस अ नंबर ऑफ चैलेंजेस क्यों है? इनएबिलिटी टू एक्सेस क्रेडिट, हाँ अनऑर्गेनाइज हो तो क्रेडिट मिलने में दिक्कत होती है, फंडिंग मिलने में, इन्वेस्टमेंट मिलने में, लोन मिलने में। हाई कॉस्ट होती है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की, सही बात है। लैक ऑफ एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बिल्कुल करेक्ट। इनएबिलिटी टू इंटीग्रेट विद फूड सप्लाई चेन, कंप्लाइंस विद द हेल्थ सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, क्योंकि जब आप देखो बहुत ही जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होती है ना, उन लोगों को क्या होता है, उनको सिर्फ अपना पर्सनल खर्चा निकालने से मतलब होता है। जब आपको फूड की सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स वगैरह के साथ कंप्लायंस करना होगा तो आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसमें खर्चा आता है। तो दे आर अनेबल टू डू दिस थिंग, क्योंकि उनके पास क्रेडिट नहीं होता है अपना। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम एक ऐसी स्कीम लेके आएँ। स्ट्रेंथिंग दिस सेगमेंट विल लीड टू रिडक्शन इन वेस्टेज, हाँ जब आप पेरिशेबल्स के ऊपर फोकस करोगे तो रिडक्शन तो कम हो ही जाएगा। ऑफ फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बनेंगी, ठीक है। गवर्नमेंट के पास ऑब्जेक्टिव होगा डबलिंग फार्मर्स इनकम, ये टारगेट जो बना रखा है गवर्नमेंट ने फार्मर्स की इनकम डबल करने का, उसको भी सपोर्ट मिल जाएगी यहाँ से। अब हम आ जाते हैं अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस के ऊपर। डिफरेंस बिटवीन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली सेक्टर स्कीम, मैंने आपको बताया था स्पॉन्सर के अंदर गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है और स्टेट उसको इम्प्लीमेंट करता है, और रेशियो जो है 50-50 भी हो सकता है, ठीक है, 60-40, 70-30, 80-20, 90-10, लेकिन इसमें बड़ा जो अमाउंट होता है, बड़ा जो रेशियो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। सेंट्रल सेक्टर में पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है, उसके एजेंसीज का आता है, वही पैसा देते हैं, वही इंप्लीमेंट करते हैं। कोर वर्सेस कोर ऑफ कोर स्कीम्स, कोर स्कीम के अंदर क्या होता है ना, फोकस जो होता है वो नेशनल डेवलपमेंट के अंदर होता है, वहाँ पे यूनियन और स्टेट जो है मिलके काम करते हैं। कोर ऑफ कोर के अंदर जो होता है क्या होता है कि सोशल प्रोटेक्शन और सोशल इंक्लूजन का बहुत ध्यान रखा जाता है, ठीक है। रोल ऑफ स्टेट्स इन दिस स्कीम क्या होगा? स्टेट्स के अंदर ये होगा कि जब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो स्टेट क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इसका एग्जैक्टली, ठीक है। उनका काम होगा कि टारगेट करना ऐसी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को जो अभी तक अनअप्रोचेबल है, ट्राइबल एरियाज़ के अंदर जाने का काम उनका होगा, कमिटीज़ वो सेटअप करेंगे, थर्ड टियर मैकेनिज्म में उनका कंट्रीब्यूशन होगा, ये सब काम होगा स्टेट का। मॉनिटर कौन करेगा? स्टेट लेवल पे एक कमेटी बनाई जाएगी, इसको चीफ सेक्रेटरी मॉनिटर करेंगे। फोकस क्या है स्कीम का? ये देखो मैंने आपको बताया था, फोकस किस पे? पेरिशेबल्स के ऊपर है। ये देखो फोकस ऑन पेरिशेबल्स, वो चीज़ें फूड की जो बहुत जल्दी डिके हो जाती हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। यार आज की न्यूज़ में ना स्कीम्स बहुत सारी दे रखी है इन्होंने, चलो अच्छी बात है, प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और मेंस के आंसर में आप इतना डिटेल में नहीं लिखते हो, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स इनसे उठा के लिख सकते हो। तो कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया कि वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMMSY को इम्प्लीमेंट करेंगे। इस स्कीम के की फ़ीचर्स क्या क्या हैं? देखो ये ब्लू रिवोल्यूशन लाने के लिए है, और एक सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट की बात करेंगे फिशरी सेक्टर के अंदर। और यहाँ पे दोनों स्कीम्स होंगी, सेंट्रली सेक्टर स्कीम भी और सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम भी। ये मैंने आपको अभी बता दिया क्या होता है।
इसका जो टेन्योर है वो भी 5 साल का ही है, जैसे पिछली हमने बात की थी वो भी 5 साल का था, 2020-21 से 2024-25 तक। नोडल मिनिस्ट्री यानी कि जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है वो होगी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग। इम्प्लीमेंटेशन, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर आपको पता ही है 100% सेंटर की फंडिंग होगी। सेंट्रल स्पॉन्सर के अंदर इन्होंने क्या किया, 2 सेग्रीगेशन कर दिए हैं, नॉन बेनिफिशरी और बेनिफिशरी, ये इसके सब कॉम्पोनेंट्स हैं। और उसमें भी 3 ब्रॉड हेड्स हैं। पहली बात, एनहेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, जितना भी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी होगा उसको बढ़ाने पे काम किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, फ़िशिंग के अंदर पोस्ट हार्वेस्ट क्या होगा, जब आप मछली का पालन कर लेते हो, मछली को पकड़ लेते हो, उसके बाद मार्केट वगैरह में जाना होता है, वो सारा का सारा मैनेजमेंट कैसे होगा। फिशरीज़ का मैनेजमेंट और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी मतलब एक्ट्स एंड कानून वगैरह, कहीं ना कहीं इसके अंदर ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो है ना उसका भी कुछ लॉ रेगुलेशंस लगते हैं, वो आप देख लीजिएगा। अब मेजर बेनिफिट्स क्या होंगे, देखो कुछ क्रिटिकल गैप्स हैं फिशरी सेक्टर के अंदर, उसका फुल पोटेंशियल हम लोग रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। ठीक है, देखो इंडिया फिशिंग के अंदर ना 2nd नंबर पे आता है फिशरी प्रोडक्शन में, और वर्ल्ड में नंबर 1 पे चाइना है। ऑलराइट, तो और इंडिया ने डेवलपमेंट तो दिखाई है लेकिन कम है हमारी, क्योंकि हमारे पास कोस्टल एरिया बहुत बड़ा है, 7000 किलोमीटर कुछ का हमारा। ऑगमेंटिंग फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एट अ सस्टेन्ड एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट। एक एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से हम लोग सस्टेन्ड ये प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ऑगमेंट करेंगे फिश का प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी का। इम्प्रूविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टिफाइड क्वालिटी फिश, सीड एंड फीड। इंडिया के अंदर मेजरली काटला फिश जो होती है ना उसका प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है सबसे ज़्यादा। तो हम लोग क्वालिटी फ़िश के सीड और फीड, उसको क्या खिलाना है वो भी क्वालिटी का खिलाएंगे। और फिश का जो सीड होगा यानी कि जो फ़िश का जो पालन होगा, जो फ़िश की ग्रोथ होगी उसके ऊपर भी हम उसकी क्वालिटी ग्रोथ के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। उसकी हेल्थ मैनेजमेंट, एक्वेटिक हेल्थ मैनेजमेंट। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिसमें मॉडर्नाइजेशन होगी, स्ट्रेंथनिंग होगी, वैल्यू चेन होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक डायरेक्ट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कुछ 15 लाख फिशरर्स होते हैं होंगे, फ़िश फार्मर, फ़िश वर्कर, फ़िश वेंडर्स, रूरल अर्बन पॉपुलेशन सबको इंक्लूड किया जाएगा। बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट्स इन फिशरीज सेक्टर एंड इंक्रीज इन कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट्स। हाँ, जब आप इसको स्कीम के अंदर ले आओगे तो लोगों में कंपटीशन तो आ ही जाएगा, नेचुरल सी बात है। सोशल, फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर फिशर्स एंड फिश वर्कर्स। हाँ, उनके जॉब की कहीं ना कहीं उनको सिक्योरिटी मिल जाएगी, क्योंकि आप उनको इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करोगे और गवर्नमेंट भी कुछ उसमें से लेगी। प्लस में मार्केट जब इंक्रीज़ होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, क्वालिटी आप इंप्रूव करोगे तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी। फिश प्रोडक्शन इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होती है वो वेस्ट बंगाल में होती है और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। 2017 की बात करें हम लोग तो आई थिंक 2018 की बात करते हैं, 6 मिलियन टन के आसपास हम लोगों ने प्रोडक्शन किया था फ़िश का। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग जनरली क्या करते हैं ना, हमारे पास 14.5 मिलियन के आसपास एम्प्लॉयमेंट होता है फ़िशिंग सेक्टर के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा है, 1,45,00,000 के आसपास का एम्प्लॉयमेंट हम लोग देते हैं। तो फ़िश प्रोडक्शन इंडिया के अंदर बहुत ही अच्छे से है। फिर बात करते हैं इनलैंड और कोस्टल फ़िशिंग की। कोस्टल एरिया हमारा जो है 7000 किलोमीटर कुछ पड़ता है। इनलैंड के अंदर जनरली क्या बोला गया है कि 10% से कम है जो हम लोग इनलैंड फ़िशिंग करते हैं, हमारी 90% फ़िशिंग जो होती है वो कोस्टल एरिया की होती है। ठीक है, और रही बात जैसे फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या बताया था कि इंडिया के पास 1.2 मिलियन हेक्टेयर का एरिया है ब्रैकिश वाटर का, जहाँ पर हम लोग फ़िशिंग को एक्सपेंड कर सकते हैं। स्कीम का टेन्योर क्या है, 5 साल का। कंपोनेंट क्या है, दोनों सेंट्रल स्पॉन्सर्ड भी है और सेंट्रल सेक्टर भी है। सब कंपोनेंट्स क्या हैं सेंट्रल सेक्टर के, ये मैंने ऊपर आपको बताया था, अभी देखो नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड भी है और बेनिफिशियरी ओरिएंटेड सब कंपोनेंट्स हैं इसके, दोनों ही हैं। हाँ, ये वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म। अब हम लोग बात कर लेते हैं फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स के बारे में। इसमें पहली चीज़ है हमारा इंटरनेशनल टी डे। तो फर्स्ट इंटरनेशनल टी डे है वो सेलिब्रेट किया गया था 21 मई को, और ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसको लीड किया था। इसका एम था टू रेज द अवेयरनेस इन द लॉन्ग हिस्ट्री एंड द डीप कल्चरल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ टी अराउंड द वर्ल्ड। टी की अगर बात की जा रही है तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, असम का चा बागान टाइम। अभी चा बागान का चाय से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये कुछ टाइम पहले न्यूज़ में था और इसके चांसेस है कि वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि वो अपना एक डिफरेंट टाइम जोन चाहते हैं इंडिया के अंदर, और असम टी के लिए फेमस है, तो मैं आपको इसलिए बता दिया है।
नेक्स्ट है अगापे चित्रा मैग्ना। ये कोविड-19 की टेस्ट किट है, ठीक है। इसको श्री चित्रा ट्राई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है कोचीन में, केरला में, ठीक है। ये 150 रुपये के आसपास की इसका चार्जेस पड़ेगा, लेकिन जो हम लोगों ने इंपोर्ट की हुई है वो 300 रुपये के आसपास पड़ती है। इसके अंदर आरएनए का एक्सट्रैक्शन किया जाएगा आरटी लैम्प के लिए, आरटी क्यूपीसीआर और आरटी पीसीआर के लिए। बस आपको इतना ही जानना ज़रूरी है। चाइना की May 4 की मूवमेंट क्या थी? ये एक स्टूडेंट्स का, इंटेलेक्चुअल्स का एक रिवॉल्यूशन था, अपनी ही गवर्नमेंट के थ्रू गुस्सा दिखाते हुए कि इन्होंने जो वर्ल्ड वॉर 1 था ना, जो कि 1914 से 1919 तक चला था, तो उसमें कुछ पार्ट था। अब इंडिया जो चाइना जो था काइंड ऑफ अ विनर उसमें डिक्लेयर हुआ था, क्योंकि जो विनिंग साइड थी उसमें चाइना विनर डिक्लेयर हुआ था। तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी फेलियर के कारण, डिप्लोमेसी फेलियर के कारण चाइना को एक अपना जो एरिया था एक वो उसको जापान को शेंजोडांग जो था वो रिटर्न करना पड़ा था। तो इसलिए चाइनीज जो स्टूडेंट्स वगैरह थे इन्होंने प्रोटेस्ट किया था अपनी वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म के थ्रू और अपने ही गवर्नमेंट के थ्रू कि भाई ये लोगों ने बहुत वीक डिप्लोमेसी खेली है इस चाइनीज़ गवर्नमेंट ने। मैं इंडिया क्यों बोल रहा हूँ बार बार। तो उसी के अगेंस्ट ये एक रिवोल्यूशन था। सोनिक बूम क्या होता है? सोनिक बूम जब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट एयर से फास्टर ट्रेवल करती है तो उसमें शॉक वेव्स क्रिएट होते हैं। जनरली जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं वो लो लेवल के ऊपर अगर सुपरसोनिक स्पीड पे चलते हैं तो उसके कारण बहुत सारी शॉक वेव्स डेवलप होती हैं। सोनिक बूम, उसमें आवाज़ आती है, ऐसा लगता है जैसे कोई अर्थक्वेक वगैरह आ गया है। लेकिन अगर वो ग्राउंड के बिल्कुल पास से चलेंगे तो हो सकता है ट्रेमर, मतलब शेकिंग ऑफ द अर्थ, ऐसा कुछ हो, आसपास की बिल्डिंग्स के शीशे वगैरह टूट सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी। अभी भी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था कि एक लोकेशन के ऊपर ऐसी कुछ आवाज़ सुनाई दी थी तो लोगों को लगा कि अर्थक्वेक आ गया या फिर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है या कुछ हो गया, लेकिन वो सोनिक बूम था। ओके, दैट्स इट। और विजन की इंटरनेशनल रिलेशन की वीडियो, हाँ वो आधी ज़्यादा हो चुकी है और मैं पॉसिबली आज उसको पोस्ट कर ही दूँगा। तो आप लोग पॉलिटी वाली देखिएगा, लेंदी है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे। सो ओके, टाटा बाय बाय।